हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने रासायनिक विज्ञान में धीरे धीरे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा। हमने एटम को पढ़ा, एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा और उसके साथ साथ और भी अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करी। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और इसका इस्तेमाल आज के लिए कैसे किया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो है ये आधुनिक जो हमारा बात करें, आधुनिक फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें, उसी में रेडियो एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई है। उससे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैडम क्यूरी हो गईं, बैक्यूरेल हो गया, जो बैकेरेल थे, इन सब ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी। उससे पहले जो पुराने हमारे बात करें रासायनिक विशेषज्ञ कह रहे हों, चाहे हमारे फिजिक्स के विशेषज्ञ रहे हों, उन्हें रेडियो एक्टिविटी के बारे में ज़रा इतना नहीं पता था जितना आज हमारे पास इसके बारे में जानकारी है। शुरुआत करते हैं रेडियो एक्टिविटी से। तो रेडियो एक्टिविटी की कहानी कहाँ हुई, किसने खोजा, क्या था रेडियो एक्टिविटी, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर रेडियो एक्टिविटी में जो है और भी अनेक बातों को हम पता करेंगे। अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी में, तो जो प्राकृतिक रेडियोधर्मिता है की खोज हेनरी बैकेरेल ने की। जो हेनरी बैकेरेल थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी और उस खोज में उन्होंने कब करी, 1896 में। तो यानी हेनरी बैकेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की 1896 में खोज की थी। हेनरी बैकेरेल 1895 में जो थे, जो किस पे बात कर रहे थे, फॉस्फोरेसिन फोरेंस पे जो है प्रकाश का अवशोषित करने वाले इसे काफी लंबे समय तक फिर से उत्सर्जित करने के लिए कुछ पदार्थों की संपत्ति, यानी फॉस्फोरेसिन क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। उसके ऊपर ये जो है उस इस घटना को, जो फॉस्फोरेंस की जो घटना है उसका अध्ययन कर रहे थे। अब ये है क्या, प्रकाश से अवशोषित, यानी जैसे प्रकाश जो है जो जो सब्सटेंस को अवशोषित करता है और उसको दोबारा जो है उत्सर्जित करना है, कुछ पदार्थों को दोबारा जो है हमारा उत्सर्जित करता है, उसको लेकर, यानी अवशोषित और उत्सर्जित को लेकर जो है ये इस इसको लेकर अध्ययन कर रहे थे 1895 की अगर हम बात करें तो। ड्यूरिंग कई देखिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सेवरल क्राउड डेज, यानी काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अवधि के दौरान उन्हें यूरेनियम का नमूना, यानी यूरेनियम के बारे में, यानी उन्हें यूरेनियम का नमूना पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट काले कागज पर लपेटे हुए कुछ फोटोग्राफिक पेपर के साथ दराज में छोड़ दिया। अब क्या हुआ, देखो मैं ये कहानी सुनाता हूँ अगर आपने नहीं सुनी तो। बैकुरेल थे, उन्होंने क्या करा, यूरेनियम को लिया और एक काले कागज में जो है यूरेनियम का एक नमूना था, उसको काले कागज में अपनी मेज की तरह जो मेज है उसकी दराज में उन्होंने रख के छोड़ दिया। तो हुआ ये कि जब उन्होंने ये काले कागज को देखा, उन्होंने देखा कि यूरेनियम की कुछ अदृश्य किरणों के संपर्क में आने से फोटोग्राफिक पेपर धुंधला हो गया है। यानी जो वो काले रंग का फोटोग्राफिक पेपर था वो थोड़ा धुंधला हो गया है। अब उस फोटोग्राफिक पेपर को धुंधला देखकर उन्हें कुछ तो पता चला कि ये जो पेपर है ये धुंधला हुआ कैसे, यानी कुछ तो बात रही होगी इस पेपर में जिसकी वजह से ये धुंधला हुआ। तो उस धुंधलेपन को इन्होंने क्या करा, उसके पीछे के विज्ञान को ये समझने का प्रयास करें। सो बेकरेल ने इन किरणों को रेडियोथर्मिक किरणें कहा। तो जिन किरणों की वजह से वो जो कागज है धुंधला हुआ, उन किरणों को उन्होंने रेडियोथर्मिक धर्मी किरणें कहा। और इन किरणों के गुण या घटना को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। रेडियोधर्मिता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैरी क्यूरी ने किया था। जो मैडम क्यूरी थी, उन्होंने सबसे पहले रेडियोधर्मिता का प्रयोग करा। 1896 में उन्होंने पाया कि यूरेनियम का एक खनिज पिच ब्लेंड यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक रेडियोधर्मी था। यानी एक पिच ब्लेंड था, वो रेडियो की तुलना में कहीं अधिक रेडियोधर्मी था, ऐसा उन्होंने 1896 में पाया। उन्होंने सुझाव दिया कि यूरेनियम की तुलना में पिच ब्लेंड खनिज में कुछ नए तत्वों की उपस्थिति के कारण अधिक गतिविधि दिखाई देती है। तो जो मैडम क्यूरी थी, उन्होंने क्या बोला कि जो पिच ब्लेंड खनिज है उसको यूरेनियम की तुलना में उसमें जो रेडियो एक्टिविटी की जो गति है वह ज़्यादा दिखाई देती है।
आखिरकार 1898 में मैरी क्यूरी को उनके पति, यानी देखिए मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे। अब आपको एक जो है बढ़िया बात बताऊं, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला। उनके हस्बैंड जो है, उनके पति, उनको नोबेल प्राइज मिला और उनकी बेटी को नोबेल प्राइज मिला। क्यूरी ने 2 नए रेडियोधर्मिता तत्व यानी पोलोनियम तथा रेडियम परख किए। यानी जो अ, मैडम क्यूरी ने क्या काम करा, जो 2 नए रेडियो एलिमेंट थे, तत्व थे, प्लूटोनियम और रेडियम को आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। 1901 में डेबनेरिन और एस एफ गेजल ने यूरेनियम खनिज में एक और नए यूरेडियोधर्मी तत्व एक्टेनियम की खोज की। उन्होंने एक और नया तत्व खोजा यूरेनियम का, जिसका नाम था एक्टेनियम। किनेटिक ऊर्जा, जैसे जब हम बात करें काइनेटिक ऊर्जा की, काइनेटिक ऊर्जा के कम मूल्य के कारण बीटा किरणें की आयनन शक्ति अल्फा किरणों से कमी होती है, लेकिन गामा किरणों से 100 गुना अधिक होती है। अब देखिए, जो उन्होंने अब जो काइनेटिक ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक ऊर्जा में जो आयनन शक्ति होती है, आयनाइजिंग जो पावर होती है बीटा किरणों की, वह कम होती है अल्फा किरणों से। कितना कम होती है? 100 गुना कम होती है। बीटा किरणें का एक फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा किरणों से अधिक होता है। तो बीटा किरणों का जो फोटोग्राफिक प्रभाव है वो अल्फा किरणों से अधिक होगा। कम काइनेटिक ऊर्जा के कारण बीटा किरणें का जेडएनएस स्क्रीन पे थोड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, इस पर जो प्रभाव है वो बीटा किरणों की वजह से कम पड़ता है। इसके बारे में उन्होंने बताया। अब बात होती है 1904 में रदरफोर्ड और उनके सहकर्मी ने देखा कि जब रेडियोधर्मिता, अब देखिए रदरफोर्ड का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। रदरफोर्ड को आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी सुना है। तो 1904 में रदरफोर्ड और उनके सहकर्मी ने देखा कि जब रेडियोधर्मी विकिरणों की चुंबकीय क्षेत्र या मजबूत विद्युत क्षेत्र के अधीन किया जाता है तो ये 3 प्रकार के विभाजित हो जाते हैं। तो यानी अब देखो, रदरफोर्ड ने एक बहुत बढ़िया काम करा कि जो रेडियो एक्टिव किरणें थी, उन्होंने उनको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र या मजबूत विद्युत क्षेत्र में अधीन करा, तो वो 3 हिस्सों में बट गया। हुआ ये था, मान लीजिए कोई एक तत्व है, जिससे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर मैंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखा। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल था। यहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली। कुछ किरणें ऐसे गईं, कुछ किरणें ऐसे गईं, ये नेगेटिव साइन की तरफ, कुछ किरणें सीधी चली गई। यानी देखो, अगर जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी, तो यानी जाहिर सी बात है उनका चार्ज कैसा रहा होगा? नेगेटिव। जो नेगेटिव की तरफ मुड़ी, उनका चार्ज कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। यानी कुछ किरणें जो थी नेगेटिव की थी, कुछ किरणें सकारात्मक और कुछ किरणें नकारात्मक थी। और वहीं कुछ किरणें थी, ना ही वो नेगेटिव की तरफ गई, ना ही वो पॉजिटिव की तरफ गई, वो सीधी गई। उन्हें कहा गया गामा रे। जो नेगेटिव रखती थी उन्हें कहा गया बीटा रे, और जो पॉजिटिव थी उन्हें कहा गया अल्फा रे। अब इस बात को समझो। जो किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर, यानी जो नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, वे धनोवेशित होती हैं, यानी वे पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, जिन्हें बीटा किरणें कहलाते हैं। कैसी किरणें हुई वो? बीटा किरणें कहलाती हैं। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गई उन्हें बीटा किरणें कहलाते हैं। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, देखो अल्फा किरणें। नेगेटिव की तरफ जो गई वो अल्फा किरणें, जो पॉजिटिव की तरफ गई वो बीटा किरणें। जो किरणें धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं उन्हें तृणोविक्षेपी यानी नेगेटिव किरणें कहलाती हैं, जिनको हम बीटा कहते हैं। जो तीसरे प्रकार की किरणें थी वो जो विक्षेपित नहीं हुई, यानी वो किसी भी तरफ जो है डाइवर्टेड नहीं हुई। तो उसकी वजह से क्या हुआ?
अब ऐसी किरणें जो किसी की तरफ डाइवर्टेड नहीं हुई, तो उनको हमने बोला गया गामा रे, यानी ना ही उनमें नेगेटिव चार्ज है, ना ही उनमें पॉजिटिव चार्ज है, उनको हमने गामा रे कहा। इस तरीके से। तो ये आपका नेगेटिव प्लेट हो गया, ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया। कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट की तरफ चली गई, कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई, बाकी की किरणें जो हैं ऊपर चली गई, जिन्हें हमने बोला गामा रे। इस प्रकार अल्फा, बीटा और गामा किरणें जैसे विकिरण के उत्सर्जन के साथ एक तत्व का दूसरे तत्व में सहज परिवर्तन और रेडियोधर्मिता कहा जाता है। यानी कोई एलिमेंट या कोई तत्व वो जब खत्म या नष्ट हो रहा है या उसके अंदर से कुछ जो है तरंगे निकल रही हैं या रेडियोधर्मिताएं निकल रही हैं जो अल्फा, बीटा, गामा की तरह की किरणों जैसी हैं या जैसे विकिरण हो रहा है, तो उसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कैसे? अल्फा, बीटा और गामा किरणों जैसे विकिरण की उत्सर्जन के साथ एक तत्व को दूसरे तत्व में सहज परिवर्तन को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इनटू अनदर विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन सच एज अल्फा, बीटा एंड गामा रेज इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। किसी पदार्थ की रेडियोधर्मिता का पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है? और यहाँ तक कि अल्फा और बीटा कणों के कारण गैसों के आयनीकरण या अप्रत्यक्ष रूप से गामा किरणों द्वारा भी मापा जा सकता है। तो रेडियोधर्मिता पता लगाने के लिए आपको अल्फा, बीटा के कारण जो गैसों में आयोनाइजेशन हुआ है उसको पता करना है, या फिर आप गामा रेज के बारे में पढ़कर भी बता सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन से हैं? गीगर मूलर काउंटर। देखिए क्या होता है, जहाँ कई कोई कोई पृथ्वी पे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और रेडियो एक्टिविटी होने की वजह से जो हमारा जो शरीर है उसमें कैंसर नामक बीमारी आ जाती है। तो इसलिए जब भी आपने देखा होगा एक्सरे करवाने के लिए जब भी आप जाते हैं हॉस्पिटल में या कहीं और, जो सीटी स्कैन होता है, एक्स-रे जो करता है वो एक प्रोटेक्टिव जो फ़िल्म है अपने यहाँ पर बॉडी पर पहन के रखता है, या फिर एक प्रोटेक्टिव शेड के पीछे छुप के रहता है और फिर वहाँ से एक्स-रे लेता है। क्योंकि आपका एक्स-रे 1 या 2 बार हुआ है, लेकिन वह शरीर जो एक्स-रे कर रहा है बार-बार एक्स-रे की किरणों के कारण उसके संपर्क में आता है, जिससे उसकी जो शरीर है उस पे खतरा हो सकता है। तो इस पर अब किस तरीके से हम पता लगाएँगे कहाँ पर रेडियोधर्मिता है, यानी रेडियो एक्टिविटी है? तो उसके लिए 2 आपके उपकरण होते हैं, गीगर मूलर काउंटर और विल्सन क्लाउड चैम्बर। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण। अब हम पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, गामा किरणों की प्रॉपर्टीज़। क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अल्फा की जो किरणें होती हैं, अल्फा किरणों को हीलियम परमाणु की नाभिकीय वाले छोटे धनात्मक अवशोषित कण होते हैं। अल्फा क्या है? हीलियम का चार्ज जो है हीलियम 2 पॉजिटिव, ये इसको हम बोलते हैं अल्फा। इसमें से जो हीलियम जो प्रोटॉन होते हैं वो ही होता है हमारा हीलियम, जिनमें से प्रत्येक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर लेते हैं, तो जो बचा, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज बचा यानी धनात्मक अवशोषित बचा, वो हमारा अल्फा पार्टिकल बना। अल्फा किरणें 1.4 10 की पावर 9 से 1.7 10 की पावर 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तक उच्च के वेग में उत्सर्जित होती हैं। यानी ये इनके विसर्जित होने का रेंज है। अल्फा किरणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होने के कारण उनकी भेदन क्षमता कम हो जाती है। तो अल्फा किरणें क्या बड़ी हैं, तो इनकी भेदन क्षमता कम है, ये ज़्यादा भेद नहीं पाती हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। दे आर स्टॉप्ड बाय अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल ऑफ 0.1 mm। तो एल्यूमिनियम फॉयल की 0.1 mm परत से भी इनको रोक दिया जाता है। चौथी इसका जो क्या है प्रॉपर्टी, अल्फा कण गैसों में तीव्र आयनीकरण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज क्या होते हैं, अल्फा होते हैं। तो अल्फा सबसे ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये गैसों में आयनीकरण कर देते हैं। सबसे ज़्यादा आयनीकरण कौन करेगा? अल्फा करेगा। इस बारे में आपको पता होना चाहिए।
वहीं अल्फा के आयनीकरण की शक्ति बीटा से 100 गुना अधिक होती है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा होता है, और गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक होती है। ऐसा उच्च गतिज ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि इनके पास क्या है, ज़्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। अल्फा कण उच्च गतिज अ, ऊर्जा के कारण ज़ेडएन स्क्रीन पर चमक पैदा करते हैं, याद रखिएगा। अब आता है बीटा किरण। बीटा किरणों के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। बीटा किरणें ऋणात्मक रूप से अवशोषित कण होते हैं। ये कैसे कण हैं? अवशोषित कण हैं, जिनका E/m का मान कैथोड किरणों के समान होता है। किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन मास। यानी ये क्या है आपका? आवेश बटे द्रव्यमान का जो मान होता है, वह आवेश बटे द्रव्यमान का मान जो होता है वो कैथोड के किरणों के अनुमान समान होता है। बीटा किरणें मात्र इलेक्ट्रॉन हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन के निकलने से किसी एक पदार्थ पर चार्ज एक कम होता है। हीलियम के निकलने से, अल्फा पार्टिकल के निकलने से चार्ज में 2 की कमी आती है, चार्ज 2 कम होता है, और उसका जो द्रव्यमान है उसमें 4 की कमी आती है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव जो मास होता है, द्रव्यमान, हम शून्य मानकर चलते हैं। बीटा किरणें अल्फा किरणों की तुलना में बहुत तेज हैं। तो बीटा किरणें क्या? अल्फा किरणों की तुलना में जो है ज़्यादा तेज होती हैं। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग से 33 से 99.8 गुना तक होता है, यानी इतना तेज होती है। बीटा किरणें अल्फा किरणों की तुलना में अधिक भेदनशील है। तो जो भेदनशील क्षमता अब किस में ज़्यादा होगी? बीटा किरणों में। और किसकी तुलनात्मक? अल्फा की तुलनात्मक। ऐसे छोटे आकार और उच्च वेग के कारण होता है, क्योंकि इनका साइज छोटा है और वेग इनका उच्च है, उसके कारण ऐसा होता है। इन्हें एल्यूमिनियम की 1 सेंटीमीटर, वहाँ पर 0.1 एक 0.1 मिलीमीटर, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की 1 सेंटीमीटर मोटी शीट से रोका जाता है। तो इनको रोका जा सकता है 1 सेंटीमीटर से। अब आती है हमारे पास गामा किरणों के बारे में। गामा किरणें, हमने अल्फा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, अब हम गामा की बात करेंगे। गामा किरणें एक्स किरणों के समान होती हैं, एक्स रेज के समान होती है गामा किरणें। अभी मैंने आपको बताया ना, इसलिए ये नुकसानदेह होती हैं। और ये प्राकृतिक तौर पर इनका जो स्वभाव होता है वो तटस्थ होता है, यानी न्यूट्रल होते हैं। ना ये नेगेटिव होते हैं, ना ही ये पॉजिटिव होते हैं। ना ही इनमें कोई चार्ज होता, ना ही इनमें कोई मास होता। तो गामा किरणों से निकलने से जो हमारा जो तत्व है उसके चार्ज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उस तत्व के जो मास है, द्रव्यमान है, उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रकाश के वेग के साथ यात्रा करते हैं। तो जो प्रकाश के स्पीड है, जो वेग है, उसके साथ गामा की भी वही वेग होता है, यानी 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उच्च वेग और गैर सामग्री चिर यानी नॉन मटेरियल कैरेक्टर होने की वजह से, चरित्र के कारण गामा किरणें अल्फा किरणों से 10 की पावर 100 गुना ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं, यानी गामा किरणें अंदर से घुसकर निकल सकती हैं। गामा किरणें न्यूनतम आयन या कोई आयन उत्पन्न नहीं करती, इनके ऊपर कोई भी चार्ज या कोई भी आयनाइज नहीं करेंगी। गामा किरणों को फोटोग्राफिक प्लेट पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इनका सबसे कम प्रभाव पड़ता है। अल्फा गामा किरणें ज़ेडएन स्क्रीन पर बहुत कम प्रभाव करती हैं। अल्फा कण देखिए, अब इनमें देख लीजिए, अल्फा कण किन्हें कहते हैं? हीलियम के पार्टिकल्स को। और बीटा कण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को। और गामा कण किन्हें कहते हैं? गामा किरणें गामा को ही कहेंगे। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यानी वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखना। वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? गामा किरणें, उसके बाद बीटा किरणें, उससे कम बीटा किरणें, और सबसे कम अल्फा किरणें। काइनेटिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? अल्फा में, फिर बीटा में, फिर गामा।
सबसे ज़्यादा किस में होती है? अल्फा में, उससे कम बीटा में, सबसे कम गामा में। प्रवेश क्षमता या फिर भेदने की क्षमता, भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा में, फिर उसके बाद उससे कम बीटा में, फिर उससे कम अल्फा में। ये याद रखना। आयन क्षमता अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बीटा की, सबसे कम गामा की। रेडियोधर्मी और विघटन का नियम यानी डिसइंटीग्रेशन यानी तत्व के टूटना। जब रेडियो देखो क्या हो रहा है, अब इसको समझो, अगर आपको थोड़ा अगर डाउट लग रहा है इसको दोबारा समझ लो। एक तत्व है और ये रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी इसके अंदर से कौन सी किरणें निकल रही हैं? अल्फा, बीटा, गामा। देखिए गामा के निकलने से कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा, अल्फा के निकलने से चार्ज में 2 की कमी आ रही है, द्रव्यमान में 4 की कमी आ रही है। बीटा से द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी, चार्ज में 1 की कमी आएगी। वहीं बात करूं मैं गामा की, गामा में क्या होगा? जो द्रव्यमान है उसमें 0 की कमी और चार्ज उसमें कोई कमी नहीं। तो जैसे जैसे इनमें से ये किरणें निकलती रहेंगी तो धीरे 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 ये टूटने लगेगा, और इसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। ये क्या है? टूटने लगेगा। विघटन, इसको क्या बोलेंगे आप? विघटन। लेकिन विघटन के भी अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम चर्चा करते हैं। रेडियोधर्मिता विघटन निम्नलिखित 2 नियमों का पालन करता है। कौन से 2 नियम हैं? सभी रेडियोधर्मिता तत्वों के परमाणु स्वतः विघटन अर्थात निरंतरी ताजगी रेडियोधर्मिता उत्पाद के निर्माण के लिए तोड़ रहे हैं। यानी जो एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, जो रेडियोधर्मिता वाले तत्व हैं, उसके जो परमाणु हैं वो स्वयं टूट रहे हैं, वे स्वयं विघटन हो रहे हैं, और हर बार एक नया रेडियो तत्व को पैदा कर रहे हैं, जो कि अल्फा बीटा गामा की किरणों का जो है उत्सर्जन होता है। तोड़ने की दर पर बाहरी कारकों जैसे तापमान, दबाव, रासायनिक संयोजन, बहुत जरूरी बात, आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो रेडियो एक्टिव का डिसइंटीग्रेशन होता है ना, गठन के जो विघटन के ऊपर रासायनिक, तापमान, दबाव, संयोजन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से संयोग के नियम पर निर्भर करता है। तो इसका जो नियम है यह उसके ऊपर जो है निर्भर करता है, अर्थात किसी भी क्षण पर प्रति सेकंड तोड़ने वाले परमाणुओं की संख्या वर्तमान से मौजूद परमाणुओं के अनुपात में होती है। दूसरे शब्दों में एक रेडियोधर्मिता तत्व की मात्रा जो इकाई समय में विघटित हुई होती है, यानी जो यूनिट समय में बदलाव, वह सीधे रूप से रेडियोधर्मिता तत्व की मौजूदगी अनुपात में होती है। यानी अब क्या है? ये इंटीग्रेशन Tn यानी टूटने का इंटीग्रेशन समय के साथ एल लैम्बडा एन के बराबर होता है। माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि माइनस का साइन बताता है कि ये जो है कम हो रहा है, कमी हो रहा है ना। यहाँ पर आइए, क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज डिस्टिंग्रेट इन अ यूनिट टाइम। जो क्वांटिटी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूट रहा है वह किसके मतलब किसके डायरेक्टली या किसके समानुपात है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अभी जो उपस्थित है, जो मौजूदगी रेडियो धर्मिता तत्व है उसके समानुपात है। आगे बढ़ते हैं। माइनस डी आई एन ओवर डी टी, ये क्या बताता है? ये विघटन दर की प्रतिनिधित्व करता है, यानी इससे हमें विघटन दर का दर पता लगता है। लैम्बडा एक स्थिर अंक है जिसे विघटन या विघटन स्थिरांक कहा जाता है, यानी इसको विघटन एक स्थिरांक कहा जाएगा, डिसइंटीग्रेशन का कहा जाएगा कांस्टेंट। एन और टी बाद बचे हुए परमाणुओं की संख्या बताता है। एन जो है
परमाणुओं की संख्या बताएगा और जो है टी टाइम के बाद, टी समय के बाद। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो लैम्ब्डा की वैल्यू आती है ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट होती है। आपको इसके हल में नहीं जाना है कि कैसे ये हल हुआ, आपको सीधा ये जो सूत्र है इसे याद रखना है। जहाँ एन नॉट शून्य समय पर मौलिक रूप से परमाणुओं की संख्या है, तो एन नॉट क्या है, मौलिक रूप पे शुरुआती समय पे परमाणुओं की संख्या क्या रही। अब आता है हमारा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है। देखिए रेडियो धर्मिता को एसआई यूनिट में बैक्यूरेल कहते हैं। बैक्यूरेल इस कहने का मतलब ये था कि बैक्यूरेल ने इसकी खोज करी थी, तो उनके सम्मान में इसकी जो एसआई यूनिट है रेडियो धर्मिता के बारे में बताया गया। एक बैक्यूरेल एक विघटन प्रति जो सेकंड के बराबर होता है। और इसकी अदर यूनिट क्या होती है, क्यूरी। जो क्यूरी होती है इसकी दूसरी यूनिट होती है, और रदरफोर्ड। क्योंकि ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया, तो इसीलिए इसकी जो दूसरी जो यूनिट हुई वो बैक्यूरेल के साथ साथ क्यूरी और रदरफोर्ड हुई। और एक क्यूरी किसके बराबर होती है, एक क्यूरी का विघटन होता है 10.7 की पावर 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 6 विघटन प्रति सेकंड। और जो रदरफोर्ड है उसका क्या है, 10 की पावर 6 विघटन प्रति सेकंड। और एक जो एक क्यूरी है उसका क्या है, 3.7 10 की पावर 4 रदरफोर्ड। तो ये आपको बताना है। और T1 T2 टी ये क्या होता है हमारा अर्ध जीवन, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है इसके बारे में हम कल जानेंगे। कल हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेडियो एक्टिव सीरीज, यूज ऑफ आइसोटोप्स, और भी और जो भी हमारे जो चैप्टर हैं, जो भी और हमारी बातें हैं, उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार पुनः हम देख लेते हैं। आज हमने रेडियो धर्मिता के बारे में पढ़ा। रेडियो धर्मिता क्या है, बैक्यूरेल ने इसकी खोज करी, मैडम क्यूरी ने भी बताया, रदरफोर्ड ने भी इसके ऊपर काम करा। फिर अल्फा रेस के बारे में पढ़ा, अल्फा रेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, बीटा रेस के बारे में पढ़ा, बीटा रेस के साथ साथ गामा रेस की प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ा। तो सबसे ज़रूरी बात अब तक जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है वो है इनकी प्रॉपर्टी। जो बीटा रे है, अल्फा रे है और गामा रे है, इनकी जो विशेषताएं हैं ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको इनकी विशेषताओं के बारे में पूर्णतः ज्ञात होना चाहिए। और साथ साथ जो अभी आपने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ा, कैसे विघटन रेडियो धर्मिता जो आपके हैं उनमें होता है तत्व, तो उन विघटन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या है कि रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा जटिल हो जाता है समझना, क्योंकि ये आप रियल लाइफ पे तो देख नहीं पाते हो। आम जीवन में तो रेडियो एक्टिविटी को होते हुए नहीं देख पाओगे, रेडियो धर्मिता को देखते हुए नहीं देख पाओगे। लेकिन देखिए रेडियो धर्मिता की वजह से आज हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये हुआ कैसे, जब हमने इसके डिके को समझा और हमने इसके साथ साथ इसकी और भी जो चीज़ें हैं उनको समझा। क्योंकि जो यूरेनियम हो गया और जो हायर मेटल्स होते हैं, जो हमारे हायर एलिमेंट होते हैं, इनमें रेडियो धर्मिता पाई जाती है, या जिनके एटम्स में रेडियो धर्मिता पाई जाती है, वो निरंतर टूटते रहते हैं। टूटने की वजह से उनके उनमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और एक समय पे आके वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो आगे की जो कहानी है उसमें हम जानेंगे हाफ लाइफ यानी अर्ध जीवन अवधि क्या है रेडियो धर्मिता की। तो तब तक के लिए जो आपने पढ़ा इनको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए, और साथ साथ जो है इनको पढ़ते रहिए कि जो ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बाकी के जो और भी हमारे जो टॉपिक हैं, जो इसी में रेडियो धर्मिता में और भी जो हमारे पार्ट हैं, जैसे कि हाफ लाइफ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, रेडियो एक्टिविटी सीरीज, यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए, याद करते रहिए, जो भी सवाल हैं उनको अच्छे से हल करिए। तो आज की जो कक्षा है उसमें बस इतना ही, बाकी का जो आगे की चर्चा होगी हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं।